हेलो नमस्कार दोस्तों। माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो प्रीवियस जो टॉपिक देखा था वो यही था अपना परसेंटेज का, और उस टॉपिक में हमने जो परसेंटेज का जो बेसिक था उसके जो हमने 8-9 जो टाइप देखे थे, आज उन टाइप्स के जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे अपन, है ना। वहां पर हमने एक एक क्वेश्चन ले लिया था, और आज जो अपना वो क्या है, वो जो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो रीट के एग्जामिनेशन में, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग मैंने ऐसे हर एक टाइप को यहाँ पे लाने की कोशिश की है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे जनरली तो क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम्स में है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है परसेंटेज के, बहुत कम पूछे गए हैं, क्योंकि जो परसेंटेज जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा काम आता है। तो उन दोनों को कंबाइंड करके वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर, है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चन वो प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे गए हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन ये 2017 की जो रीट की जो लेवल प्रथम जो पेपर था आपका, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। ठीक है, पानी और शर्करा का 3 लीटर का मिश्रण, उसमें 40% क्या शर्करा है। अब उसमें हमने 1 लीटर को पानी और मिला दिया। 1 लीटर पानी और मिलाने से अब उसमें शर्करा का प्रतिशत कितना रह गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक घोल और विलयन पर आधारित जो टाइप बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसको सोल्व करने से पहले, इससे ये जो वीडियो है इसको देखने से पहले आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि बेसिक क्लियर हो जाए पहले, ना। तो उसमें हमने जो 8वां टाइप था उसमें एक ट्रिक दिखाई थी मैंने, वो क्या थी अपनी की जो नई जो आपकी प्रतिशत मात्रा होगी, नई जो प्रतिशत मात्रा होगी उसके लिए क्या सूत्र था आपका, मात्रा गुणा दर बट्टा में क्या आ जाएंगी, जो अभी नई जो भी मात्रा आपकी है ना, जो आपकी नई मात्रा बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी प्रतिशत मात्रा कौन सी है, दर का मतलब जो पहले प्रतिशत था, और ये नया आपको पूछा है, ये मात्रा कौन सी है, जो पहले थी। समझ गए। एक्चुअल में क्या, नई प्रतिशत मात्रा गुणा नई मात्रा बराबर पुरानी मात्रा गुणा पुरानी प्रतिशत, कहने का मतलब ये है। तो पुरानी मात्रा कितनी थी, 3 थी, सही है, और प्रतिशत कितना था, 40%। नई मात्रा कितनी हो गई, 3 पहले थी, 1 लीटर और आ गया, कितनी हो गई, 4। तो 4 को इससे डिवाइड किया 10, और 10 को 3 से गुणा किया तो 30। तो कहने का मतलब है कि 1 लीटर पानी और जब उसमें डाला गया तो उसमें जो शर्करा का प्रतिशत था वो रह गया कितना, 30%। और ये इसका क्या है, आंसर है। ये 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था रीट के में। ये क्वेश्चन देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां पर मैंने एक टाइप तो वो करवाया था कि जैसे चीनी के मूल्य में इतनी कमी हो गई या चीनी का मूल्य बढ़ गया, तो जो गृहिणी है वो कितनी खपत करेगी कि उसका जो रुपए वो देके आ रही है महीने के, वो अभी भी मेंटेन रहे, मतलब उतने ही रहे, तो उसको खपत कम करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से उसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है कि 160 रुपए में अगर जैसे वो 8 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है, भाव कम होने से हमको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्ट कितनी ला रहा है, पहले कितनी ला रहा था, लेकिन अब इतना पता चल गया है कि उसने जो है ना 160 रुपए में 8 किलो चीनी और अधिक लेके आ गया, पहले कितनी ला रहा था ये नहीं पता। तो यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें है कि कमी होने से पहले, मतलब कमी हो गई ठीक है, लेकिन पहले कितना मूल्य था, एक तो वो चीज, एक कमी होने के बाद में कितना मूल्य, दोनों के आपके अलग अलग सूत्र हैं। तो मैं देखो दोनों सूत्र लिख रहा हूं पहले। एक तो है कि प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक का मतलब क्या हो गया, पहले कितना मूल्य था। तो इसके लिए आपको क्या है, जो भी आपको दर दे रखी है, ठीक है, जो भी आपकी वृद्धि या कमी है जो भी है, ठीक है, और उसी को आपको क्या करना है, 100 में से प्लस माइनस करना है। उसी को क्या करना है, 100 में से प्लस माइनस करना है। अगर वृद्धि हो तो प्लस कर देना, कमी हो तो माइनस कर देना। और गुणा में क्या लिखोगे, आरएस बटा में किलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, आरएस का मतलब 160 रुपए में कितनी किलो, बट्टा में 8 किलो। समझ गए चीज को। तो देखना आप पहले इसको, ये क्वेश्चन तो अपने को यही पूछा, प्रारंभिक ही पूछा है, कमी होने से पहले। तो इसमें क्या होगा, दर कितनी है 20, बट्टा में अभी 20 क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कर दिया, गुणा में क्या आ जाएगा, 160 बट्टा 8। ठीक है, तो ये हो गया 20 बट्टा 80 गुणा 160 बट्टा 8। इसको इसे कैंसिल किया तो 2 आ गया, और 20 दूनी 40, 40 में अगर आप 8 का भाग दो कितना आ जाएगा, 5 रुपए प्रति
किलो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कमी होने से पहले उसका जो भाव था चीनी का वो था 5 रुपए प्रति किलो। अब बात करें कि भाई कमी हो गई, अब कितना हो गया, तो अब देखना आप उसका जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, मैं इस साइड में लिख देता हूं उसको। उसके लिए जैसे मैं यहां पे लिख दूं अंतिम मूल्य, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, अंतिम मूल्य। चेंज हो गया ना, तो इसके लिए क्या जाएगा, दर बट्टा, अब यहां पे प्लस माइनस नहीं करना है, बस इतना माइनर चेंज है आपके पास में, केवल जो प्लस माइनस किया था वो नहीं करना है और एज इट इज रख देना है, ठीक है। तो दर कितनी थी 20, बट्टा में आ जाएगा 100, गुणा में क्या जाएगा 160 और बट्टा में वही 8, ठीक है। तो देखो 20 पंजो 100, 8 पंजो 40, 40 का भाग देंगे 160 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 रुपए प्रति किलो आ जाएगी। कहने का मतलब है पहले 5 रुपए लिखते थे किलो के और अब कितने लग रहे हैं, 4 रुपए, ठीक है। समझ में आ गया दोनों। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपन करेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए अगले दोनों क्वेश्चन और लिख दिए मैंने, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा और क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 38% अंकों की आवश्यकता है और उसे 26% अंक मिलते हैं और वो 9 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि 38% आवश्यक अंक है, मतलब उसे पास होने के लिए कितने चाहिए, उसे पास होने के लिए चाहिए 38%, ठीक है। और वो प्राप्त कितने करता है, प्राप्त वो करता है 26%, ठीक है। और वो फेल होता है 9 अंकों से। अब एक चीज समझ में आ रही है कि भाई 38 सही है उसको और 26 ही वो प्राप्त कर रहा है, तो कितने परसेंट कम प्राप्त कर रहे हैं, 12%। तो परसेंट में तो वो 12, प्रतिशत में तो वो 12 कम कर रहे हैं और अंकों में वो 9 नंबर कम कर रहे हैं। आगे समझ में, तो अपने को यही पूछा कि वो 100% है कितने, मतलब वो टोटल अंक कितने हैं। तो यहां से आपको सोल्व करना है कैसे, ये 12% दे रखा है और आपको 100% निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 12/100 बराबर 9, 100 ट्रिक है ये, सीधा ऐसे ही करना आपको। तो ये 100 उधर चला जाएगा और 12 इसके नीचे गुणा में चला जाएगा, तो 1 गुणा 9/12, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 का भाग इसमें जाएगा तो 25 बार। तो कहने का मतलब है 1 बराबर कितना आ गया, 75। ये एक जो होता है ना, मैं जनरली क्या निकालता हूं, 1 का मान निकालता हूं लगभग क्वेश्चंस में, अक्स बहुत ही कम जगह पे मानता हूं, है ना। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो 1 है ना वो अपने आप में क्या है, 100% ही है, ठीक है। अब यहां पर आप अगर इसी को अक्स मान के करोगे तो आप कैसे करोगे, इसको अक्स मान के कि भाई ये मान लो कि टोटल कितने हैं, एक्स है और वो प्राप्त करता है एक्स का 38%, ठीक है। एक्स का 38% करता है, सॉरी 38% उसे करने हैं अगर पास होने हैं तो, लेकिन वो कितना करता है, 26% करता है, किसका, एक्स का, एक्स का कितना करता है 26%। तो माइनस करोगे तो वो कितने के बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा, उतने ही तो कम प्राप्त किए हैं ना उन्होंने। तो यहां से अगर इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो भी यही समीकरण बनेगी आपकी, समझ गए। तो आप एक्स मान के करो चाहे बिना एक्स के करो, ये ज्यादा इजी है, एक्स का लफड़ा क्यों पाले। अगर एक्स मान के करो भी तो कैसे करोगे, 38 का एक्स का 38% और माइनस एक्स का 26% किसके बराबर होगा, 9 के, क्योंकि वो 9 अंकों से फेल हुआ है ना, 9 नंबर कमाए उसके, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो आप, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन, पहले ऊपर वार्षिक वेतन अब मासिक वेतन, लैंग्वेज को समझना है ना, लैंग्वेज में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत करके पढ़ने में तो गलत हो जाएगा। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, ठीक है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है तो ए का मासिक वेतन पूछा है ना। सबसे पहले क्या गिवन है इसमें, सी का अपने को वार्षिक वेतन दिया हुआ है, देखो फिर सी का क्या दिया हुआ आपको, वार्षिक वेतन गिवन है इसमें, है ना। कितना है वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन आपको 6 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका मासिक वेतन कितना आ जाएगा, तो सी का मासिक वेतन आ जाएगा 6 लाख जो है उसमें आप दोगे 12 का भाग, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50,000 रुपए। आगे चीज समझ में, कितने रुपए आ गए, 50,000। मतलब ये है कि सी का जो मासिक वेतन है वो 50,000 आ गया। अब देखो एक लैंग्वेज पढ़ो इसमें, जो बी का जो मासिक वेतन है वो सी के मासिक वेतन का 40% है। कहने का क्या मतलब है कि बी का मासिक वेतन जो है वो सी के मासिक वेतन का 40% है। यही चीज है ना, बोली है ना इसने। तो सी का मासिक वेतन हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 50,000। 50,000 का आप कितना निकाल दो, 40%।
आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 20,000 रुपए। आगे इतनी चीज समझ में। फिर अब सबसे पहले वाली कड़ी में आओ। यहाँ पे ये बोला है कि बी के वार्षिक वेतन का, अब वहां पे वार्षिक की बात कर रहा है तो आपको तो गिवन तो बी का मासिक है ना, तो पहले इसको आप वार्षिक में चेंज करो। तो यहां से आप निकालोगे बी का वार्षिक वेतन, तो बी का वार्षिक वेतन 12 से गुणा कर दो इसको, तो आपके पास में 12 गुणा 20,000 आ जाएगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,40,000 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी का वार्षिक वेतन है वो है 2,40,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, देखो ए का वार्षिक वेतन का 25% जो बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, तो ये आपको सोल्व करना है। मैं इस साइड में कर देता हूं इसको सोल्व, इसको मिटा देता हूं ना, ये तो आ गया ना समझ में। तो आपको देखो क्या दिया हुआ है कि ए का जो भी वार्षिक वेतन है उसका 25% बराबर बी के वेतन का 80%, बी के वार्षिक वेतन का, वार्षिक हमने निकाल लिया कितना है 2,40,000 गुणा 80/100, और इधर में ए रख लेता हूं, ये 100 जो है ये ऊपर गुणा में आ जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा 25। इतना समझ में आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। इस 25 का आप इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2400 एक साइड में आ जाएगा और 4 एक साइड में आ जाएगा ना, 2400 गुणा 4 और गुणा में ये 80। देखो मैंने 25 को 100 में भाग दे दिया तो वो 4 बार चला गया, 2400 एजीटीज रख दिया। ये जो वेतन आया ये आया एक का वार्षिक वेतन। आपको देखो एक का वार्षिक वेतन दिया, पूछा क्या है मासिक वेतन, तो क्या करोगे 12 का भाग लगा दोगे इसमें। जब आप इसमें 12 का भाग दोगे तो 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा और 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो कहने का मतलब है आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 64,000 रुपए। ये जो वेतन आ गया ये क्या आ गया एक का मासिक वेतन आ गया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं भी। चलिए मैंने 3 क्वेश्चन और लिख दिए है ना। 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा वह 15,000 मतों से चुनाव हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। देखो एक चीज है कि जो कुल मतों के जो मतलब जिसने 30% मत प्राप्त किए ना वो 15,000 मतों से हार गया है, तो इसका मतलब जीतने वाले ने 70% मत प्राप्त किए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में जो विजेता है, जो जीतने वाला उसने 70% प्राप्त किए और जो हारने वाला है उसने किए हैं 30%। मतलब इन दोनों का जो अंतर है और वो 15,000 से वो हारा, इसका मतलब ये 15,000 से जीता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको 15,000 मत ज्यादा मिले हैं। तो मतों में वो संख्या के रूप में देखें तो वो 15,000 है, और वही मात्रा अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो वो कितनी है 40% है ना भाई। इसने 70% किए, इसने 30%, कितने ज्यादा किए 40%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो जो 40% है ना वो किसके बराबर आपका, वो है बराबर आपका 15,000 के बराबर। ठीक है, तो यहां से मैंने जैसे अभी एक की वैल्यू निकाली थी वही अगेन निकालेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 40/100, 100 ऊपर गुणा में चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 15,000 गुणा 100/40। ठीक है, अब ये वैल्यू तो क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास में टोटल, कि टोटल जितने मत पड़े हैं। मैंने कहा था एक क्या अपने आप में 100% है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो वोट पड़े हैं वो कितने हैं ये हैं। लेकिन इसने अपने को टोटल नहीं पूछा, इसने पूछा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए हैं 70%। तो ये जो वैल्यू आई है इसका अपन क्या निकालेंगे 70% निकालेंगे। तो देखना 15,000 गुणा 100/40 और इसका आपको निकालना है 70%। आ रही है चीज समझ में। तो आपके देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो गई, 4 का भाग इसमें दोगे तो 4 3 12, यहां से बच गया आपके पास में 3, 4 7 28, बच गया कितना 2, 4 पंजो 20 और ये आ गया ना। सही है ना। अब इसको आप सोल्व करो तो ये आ जाएगा 7 0 7 पंजो 35, 7 7 49, 49 और 3 52, 7 पंजो 35, 7 7 49, 3 7 21, 21 और 4 कितने होते हैं जी 25। तो ये वो वैल्यू आ गई जो किसने प्राप्त की है जीतने वाले ने। अगर आपको पूछता है हारने वाले ने कितनी की है तो इसका अपन 30% निकाल देते, जो टोटल आया है ये आपके पास में टोटल है।
तो इसका कितना निकाल देते हैं अपन 30%। हारने वाले का पूछता तो, जीतने वाले का पूछ रहा तो 70%। देखो एक चीज होती है कि परसेंटेज में क्या होता है, आपको जनरली एक संख्या दी गई होती है और वही वैल्यू आपको परसेंटेज में भी दी गई होती है। तो आपको बस वो वैल्यू जो है ना परसेंटेज वाली, वो जो गिवन वैल्यू आपके पास में उसके बराबर करनी होती है। इतना ही काम होता है परसेंटेज में, ठीक है। ये ऐसे इजीली हो जाते हैं फिर, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब मेरे को ये नहीं पता कि पास होने के लिए कितने चाहिए, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मैंने अगर 23% प्राप्त किए ना तो मेरे को 36 नंबर कम पड़ गए। समझ गए। फिर दूसरी चीज ये होती है कि अगर विद्यार्थी 35% करता है तो जो उत्तीर्ण अंक है उसे 48 ज्यादा होता है। तो देखो एक चीज कैसे समझना है इसको। मान लो ये वो अंक है, ये वो अंक है जहां पर आपको क्या होना है, पास होना है। सही है। तो अगर आप 23% अंक प्राप्त करते हो तो इससे आप कितना पीछे रह गए, 36 नंबर। आ रही चीज में, मतलब अगर 23% प्राप्त करते हो तो जो अंक आपको चाहिए उससे आप 36 पीछे रह गए, मतलब 36 से अनुत्तीर्ण हो गए। लेकिन अगर आप 35% प्राप्त करते हो तो आप इस अंक से कितना ज्यादा प्राप्त करते हो, 48 नंबर। आगे चीज समझ में। तो इसने पूछा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक, ये सॉरी पूर्णांक कितना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का जो अंतर है, मतलब 23% और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 12% है। सही है। तो वो देखो प्रतिशत में तो वो 12 है। आगे चीज समझ में। और वैसे अंकों में कितना है, वैसे इतनी सी चीज अगर समझ में आ जाती है तो ये 16 हो जाएगा। प्रतिशत में 12 है, अंकों में देखो कितना है, यहां 36। तो इसको ये कवर करने पड़ेंगे 35 तक पहुंचने के लिए। मतलब 23 से 35 तक पहुंचा तो परसेंटेज में 12 जाता है, जबकि अंकों में कितना जाएगा, 36 तो ये और 48 ये। तो टोटल कितने हो गए, 84 नंबर। आगे चीज समझ में, 84 नंबर ये लाने पड़ेंगे। अब इसको आपको सोल्व करना है, वही आपका टोटल क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो मैं तो वही एक की वैल्यू निकालूंगा। तो 84 गुणा 100 बट्टा में 12, 12 का 22 में जाएगा 7 बार और ये आ जाएगा आपका 700। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल जो पूर्णांक है वो कितना आपका 700 नंबर का वो पेपर था। उस 700 नंबर के पेपर में अगर आप 23% प्राप्त करते हो तो 26 मार्क्स कम हो जाते हैं आपके, सॉरी 36 कम हो जाते हैं। अगर 35 करते हो तो आपके 48 ज्यादा हो जाते हैं। अब आपको ये पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि आप वो मेरे को अंक बताइए जहां पर आपको क्या होना है, पास होना है। ठीक है। तो इसमें क्या तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप 23% निकाल लो फिर उसमें 36 जोड़ दो, आगे चीज समझ में। या फिर उसका 35% निकाल लो और उसमें से 48 घटा दो, क्योंकि 35% लाने पर वो 48 ज्यादा प्राप्त कर रहा है ना। तो वो घटा देंगे तो वो आपके पास में वो अंक आ जाएंगे जहां पर वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और उसका फिर वो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। आ रही चीज समझे। चलो ठीक है। फिर देखना ले, अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यहीं पे कर देता हूं इसको भी मैं। अब ये मैंने आपको एक लिखाया था, उत्तरोत्तर वृद्धि वाला लिखाया था ना कि एक साथ 2 बार प्रतिशत परिवर्तन वाला। अब इसमें मैंने ये चीज क्यों बोली, इसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल क्या लिखते हैं अपन वर्ग का, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा 2 बार हो रहे हैं ना, 2 बार परिवर्तन हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपका ये आ जाता कि एक घन की भुजा है उसमें अगर 30% की वृद्धि करें तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो आयतन में क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब 3 बार हो रहा है ना। तो उसमें अपन क्या करते हैं, फिर 3 बार करते हो। उसका सोल्व करने का तरीका भी मैं बता देता हूं अभी। तो पहले ये करते हैं। तो मैंने आपको इसके लिए सूत्र लिखाया था, एक क्या लिखाया था, सूत्र यह था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। मैंने ऐसा सूत्र लिखाया था आपको। मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास में वृद्धि है तो इसको प्लस में ले लो, कमी है तो माइनस में ले लो। तो दोनों बार इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दोनों बार क्या लेना आपको, इसको प्लस में लेना है। तो 30 और 30 60 हो जाएंगे और ये 3 3 कितना हो गया, 9। तो कहने का मतलब है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, गुणंतर प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी अगर आप भुजा को 30% बढ़ाते हो तो। अब ये मान लो कि अगर ये आयतन वाली बात करते हैं हम घन के, तो हमने देखो 2 को सोल्व करके तो निकाल लिया, फिर इसको तीसरी भुजा के साथ में और ले लेते। कैसे, गुणंतर को हम किसके साथ में ले लेते, 30 के साथ में। आ रही चीज समझ में। फिर प्लस गुणंतर गुणा 30 बट्टा में 100। तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाता,
इनको गुणा करके एक अंक पर पॉइंट लगा देंगे। इधर इनको जोड़ा तो 99 प्लस गुणा किया तो 3 9 27, 3 6 18 और 2 20, एक अंक पर पॉइंट। इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 119.7। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर आपको एक घन की भुजा दे दी और ये पूछ ले कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो वो कितनी होती फिर 119.7। लेकिन आपको तो क्वेश्चन यहीं तक पूछा है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूं आपके पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8000 कामगारों के साथ में काम शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या में 5%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो चौथे साल कामगारों की संख्या। देखो मैंने इसका आपको एक सूत्र लिखाया था, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणा 1 + r/100 की पावर में समय लिखाया था। अब वो कब काम में आता आपके पास में, जब आपके पास में ये जो प्रतिशत दे रहा, जो बढ़ोतरी या जो कमी हो रही है वो समान हो, तब तो वो काम आ जाता है। अगर वो समान नहीं होना तब वो काम नहीं आता है। तब आपको डायरेक्ट क्या लिखना होता है, इसने पूछा कि चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या, तो वो अब देखो सबसे पहले कितनी है 8000, डायरेक्ट करेंगे। एक तरीका तो क्या है, देखो आपने 8000 का पहले 5% निकाल लिया, वो जोड़ दिया, उसमें बढ़ गया तो आपने 8 का 5 निकाला 400, तो 400 में जोड़ दोगे आप तो 8400 हो जाएगा। फिर उसका आप निकालोगे 10%, समझ गए, 8400 का निकालोगे आप 10% तो वो आएगा 840, वो भी आपने उसमें जोड़ दिया तो 9220 आ गए। फिर 9220 का आप निकालोगे 20%, समझ गए, वो भी उसमें जोड़ दोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। एक तो तरीका ये होता है, और एक तरीका डायरेक्ट क्या होता है कि सबसे पहले आपने बढ़ा दिए कितने 5%, फिर आपने कितने बढ़ाए दूसरे साल 10%, तीसरे साल आपने कितने बढ़ाए 20%। तो इसको आप सोल्व कर लो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा आपका। चलो करके देख लेते हैं। तो देखो 3 बिंदु 3 से, एक इससे ये कट गई और एक इससे ये कट गई, ठीक है। अब देखो ऊपर तो बच गया 8 गुणा 105 गुणा 11 गुणा 12 बट्टा में बच गया 10। 5 का भाग इसमें देंगे 2 बार, 5 का इसमें देंगे 21 बार, 2 का भाग इसमें दिया 4, ठीक है। तो क्या संख्या आ गई आपके पास में 4 गुणा 21 गुणा 11 गुणा 12। सोल्व करो इसको, 84 गुणा 11 दूनी 22, 132। तो 132 को गुणा करना है आपको 84 से, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 4, सही है। 8 दूनी 16, 8 × 24, 24 और 1 25, और 8 × 8, 8 और 10 10, तो 8 9 0 1 1, ये जो होगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चीज आ रही है समझ में, करना क्या आपको, ये तरीका बढ़िया है। उसमें आप पहले जोड़ोगे फिर उसका निकालोगे, फिर अगेन जोड़ोगे फिर निकालोगे, ऐसे डायरेक्ट करना है। अगर यही सेम होता ना, तो जैसे मान लो हर साल 10% ही बढ़ रहा हो तो 110/100, 110/100, 110/100 करके फिर इसका आंसर निकाल देते। अब वो देखो इसमें काम आएगा जो आपका सेम वाला है। मैंने आपको जो सूत्र लिखाया था वो क्या था आपका, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणा 1 + r/100 की पावर n। एन का मतलब समय, टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला है कि 5000 रुपए उसका मूल्य था और कमी होने के बाद में उसके इतने हो गए मूल्य। इसका मतलब प्रारंभिक कितना था उसका 5 लाख और फिर हो गया 3,64,500। तो 3,64,500 था उसका अंतिम मूल्य हो गया ना, और प्रारंभिक कितना था 5 लाख। अब ये हो गया जो हो गया, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितने सालों में हुआ, हमको वो टाइम ही निकालना है इसमें, है ना। और जो दर दे रखी है वो आपको दे रखी है इसमें 10, और ये ऊपर टाइम लिख दिया आपने n, ठीक है। तो देखो ये 5 लाख इसके नीचे आ जाएगा इधर, तो ये क्या बन गया 3,64,500 और बट्टा में 5 लाख, और इधर ये क्या बन गया 100 एकम 100 और 10 जोड़ोगे तो 110 बट्टा में 100 की पावर n। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, तो कहने का मतलब इधर आपके पास में 11/10 की पावर n बन गया। अब इसको देखकर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इधर भी 11/10 की पावर में कुछ ना कुछ बनेगा, तभी तो हम दोनों का जो कंपेयर है वो करेंगे। आधार बराबर होगा तो घाते भी बराबर होंगी, उस हिसाब से कंपेरिजन करेंगे इसमें ना। तो देखो यहां से 2 बिंदु कट गई, ऊपर मैंने 5 का भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है देखना, 5 7 35, फिर 1 आ गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, और यहां पर मैंने भाग दिया तो, अरे सॉरी कमी हो रही है ना,
कमी हो रही है, तो कमी होगी तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कमी होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। माइनस करेंगे तो आएगा 90/100, तो ये आ जाएगा 9/10 की पावर n, है ना। कमी होती है तो माइनस करते हैं, वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं। और नीचे अगर मैंने 5 का भाग दिया तो आ गया 1000। अब देखो मेरे को तो थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या, ये तो 9 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/10 की पावर 3। और इधर क्या बन रहा है, 9/10 की पावर में n बन रहा है। दोनों का आधार समान है, आपको दोनों बराबर दिए हैं, इसका मतलब इन दोनों की घात भी क्या होगी, समान होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि n बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इसे कैसे तो हो गया कि जो वो मकान का जो मूल्य था ना, वो 3 साल बाद में वो इतना हो गया है। कहने का मतलब ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसमें मैंने लगभग हर टाइप का क्वेश्चन करवा लिया है रेट के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो लेवल है ये रेट का लेवल ही है, ज्यादा लेवल का मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया है ना। एक क्वेश्चन आप मान सकते हो अगर कोई सा मान लो, तो बाकी है नहीं, इतना लेवल तो आएगा ही आएगा आपकी, कोई ज्यादा लेवल नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।